हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। और आज हम जो आपके लिए प्रेरक बातें लेके आए हैं उसमें है कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। यानी हमें मेहनत का इतना नशा होना चाहिए कि हम अपनी सफलता को पा सकें। अगर हमें किसी चीज़ के लिए अपने दिमाग में पागलपन रखना है या एक तरीके का नशा या लत रखनी है तो वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए मेहनत का नशा होना चाहिए। इसी से ही हम सफलता पाने में सफल हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल से तात्पर्य है एक ऐसे युग से जिसका ज्ञान हमें होता है वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य से जिसके विषय में हमें पता चलता है उसी काल को हम कहते हैं वैदिक काल। वेदों से ही हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इन सभी की जानकारी मिलती है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अगर हम वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक जीवन की बात करें इन लोगों के, तो प्रारंभ में जो आर्य लोग थे ये इधर उधर घूमते रहते थे। आर्य कबीलों में रहते थे। आर्य गायें, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। इन लोगों को जहाँ चारा, पानी और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं पर ये लोग रुक जाते थे। जहाँ भी मिली वहीं बस गए। इसी प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए थे। आर्य सभ्यता के प्रसार की अगर हम बात करें तो भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। यानी अलग अलग इतिहासकार इन्हें इनका जो निवास स्थान है वो अलग अलग ही मानता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बस गए थे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। अगर हम इनके प्रसार की बात करें तो आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव में बसे। सप्त सैंधव का मतलब है जहाँ 7 नदियाँ थी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। उसके बाद इनका विस्तार ब्रह्मवर्त में हुआ, यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था। फिर उसके बाद ये ब्रह्म ऋषि क्षेत्र में गए जो गंगा और यमुना का दोआब कहलाता है। इसके बाद इनका प्रसार आर्यव्रत में हुआ, यानी हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें ये लोग पूरा प्रसार कर चुके थे। और सबसे बाद में दक्षिणापथ तक भी इनका प्रसार हुआ, वहाँ तक भी ये लोग पहुँच गए थे जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर का क्षेत्र है। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है हमारा सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद ये आता है हमारा ब्रह्मवर्त, यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है। इसके बाद आता है हमारा ब्रह्म ऋषि यानी जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है। और ये है हमारा आर्याव्रत। और आर्याव्रत के बाद सबसे अंतिम है हमारा दक्षिणापथ, यानी इन लोगों का विस्तार यहाँ से प्रारंभ होकर भारत के दक्षिणी छोर तक फैल गया था। इसके बाद अगर हम बात करें टाइमलाइन की, यानी समय रेखा की, तो वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से काल? सबसे पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें दिखाई देती है। लेकिन इसको फिर हम अलग अलग खंडों में विभक्त क्यों करते हैं? यहाँ आप देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक चला। उसके बाद 1000 बीसी में लोहे की खोज होती है और यहाँ से जो हमारा काल है वो उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। इसका मुख्य कारण ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो ग्रंथ जिसकी रचना हुई थी वो ऋग्वेद था। वहीं उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ भी मिलते हैं। वहीं साथ ही साथ 1000 ईसा पूर्व एक ऐसा मील का पत्थर था जिसमें एक नई धातु की खोज हुई थी जिसका नाम था लोहा। यानी लोहे की खोज होने की वजह से भी इनका जो समाज और अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया था। इसीलिए इस काल में और इस काल में हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे। अभी हम बात करते हैं ऋग्वेद की। भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसकी 30 हस्तलिपियाँ मिली हैं, जिसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी संरक्षित किया गया है 2007 में। ये हस्तलिपियाँ पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई थी। विश्व में दस्तावेजी विरासत के नष्ट होने के खतरे को देखते हुए यूनेस्को ने 1992 में MOW यानी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य यही है कि विश्व की कोई भी दस्तावेजी विरासत सभी की संपत्ति है, इसीलिए इसका सही रखरखाव और संरक्षण किया जाना चाहिए। ऋग्वेद में आर्यों द्वारा प्रकृति और उसकी उदारता में की गई प्रार्थनाएं शामिल हैं और 4 वेदों में सबसे पुराना यह वेद भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ है। ऋग्वेद की हस्तलिपियों को यूनेस्को के पास संरक्षित कराने के प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसी के आधार पर 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो समय है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके समाज, इनकी राजनीति, इनकी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, साथ ही साथ इनके जो अलग अलग वेद हैं या जो ग्रंथ हैं उनके विषय में हम समझेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।